Hello everyone, I'm just adding Mohit here. Today I'm going to be talking to Mohit Kaushik. He is a relationship coach. So we'll be talking to Mohit Kaushik. He is a relationship coach, and I was just, by the way, going through my Insta reels and I came across his reels and I found them very interesting. बहुत इंटरेस्टिंग रील्स थे इनके, जो इनके ख्याल है, जो इनके थॉट्स है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे. तो मुझे लगा इनसे बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि इनकी जर्नी यहाँ पे कैसे पहुंची है, ये क्यों पॉडकास्टर बने हैं और रिलेशनशिप, स्पेशली रिलेशनशिप कोच क्यों बने हैं. अभी हम उनको ऐड कर रहे हैं. He'll be live with us any moment. Welcome here on my profile. My name is Mitali. I am an energy healer and a therapist. I work specifically on sound mental health. मेरा काम स्पेशली ये है कि लोग खुश कैसे रह सकते हैं, हैप्पी कैसे रह सकते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में हैं, ऑब्स्टेकल्स लाइफ में है, उसके बाद भी लाइफ को इजीली कैसे जी सकते हैं, इस ऑब्जेक्टिव पे मेरा सारा काम चलता है. मोहित जी, मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, आप प्लीज ज्वाइन कीजिए. आप अनेबल हैं ज्वाइन करने के लिए, पर मैंने आपको इनवाइट भेजा हुआ है. हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं. मुझे सोशल फोबिया एंड लो सेल्फ एस्टीम है, ओवर थिंकिंग है, न्यू लर्निंग सीखने में डर लगता है, तो मैं किससे कंसल्ट करूँ, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से या लाइफ कोच से? आई थिंक काउंसलिंग इज बेटर. पहले आप काउंसलिंग कीजिए. काउंसलिंग क्योंकि वर्बल होती है, वो आपको रूट कॉज तक ले जाती है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं. लाइफ कोचिंग इज ऑन लार्जर गोल्स. आपके लाइफ के जो ड्रीम्स हैं, जो पैशन है, आपको जहाँ पे पहुंचना है, आप वहां तक पहुंचने के लिए लाइफ कोच को यूज कर सकते हैं. बट अपने प्रॉब्लम्स फर्स्ट सॉल्व करने के लिए आपको काउंसलर के पास जाना चाहिए. यस, फाइनली. गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? गुड इवनिंग. आई एम वेरी गुड. आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ. आई होप मेरी आवाज आपको आ रही हाँ होगी क्लियरली. जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है बिल्कुल ठीक से. परफेक्ट परफेक्ट. सो स्वागत करते हैं मोहित कौशिक जी का, जो थैंक यू. एक बहुत ही सुलझे हुए पॉडकास्टर है, क्योंकि वो बात करते हैं तो सामने वाले को समझ में आती है. मैंने उनकी रील्स देखी और मुझे इतना ज्यादा टच किया उनकी रील्स ने कि मैंने आज पहली बार मैंने किसी को अप्रोच किया है जस्ट टू हैव अ टॉक, टू नो कि वो इस जर्नी पे कैसे पहुंचे हैं. वेलकम मोहित जी. अभी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है, पॉडकास्टर बने क्यों हैं? आप पॉडकास्टर तो ये एक बहुत मॉडर्न टर्म है, मुझे ऐसा लगता है. ये तो एक ये तो एक जरिया है बस अपनी आवाज सब तक पहुंचाने का. और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो इस मॉडर्न वर्ल्ड में वो एक ही है, फाइंड पीपल टू गेट हर्ड. And I started the same problem statement because when you are in your mid 30s, you hardly have friends connected with you. You hardly have family members, all focused on you. They all have their own families to deal with. True. All have their families to manage, their jobs, their day-to-day life. So it becomes very difficult for people to sit and talk to each other. So when I started this journey of mine, I started uh, because I wanted to solve my problem. In order to get heard, I wanted my voice to reach masses. Okay. And in this journey, I don't know how it happened that people started getting connected with me, and they started listening to me, and somehow I become a medium
to help them in their relationships and all. This is how it happens. तो आपका बैकग्राउंड क्या है, जस्ट टू नो कि आप क्या पढ़ाई किए हैं, जॉब किए हैं, Uh, दिस See, I'm a आपकी I'm a बात, mass comm graduate. Okay. सॉरी I'm a mass communication graduate, and I've done journalism. I was into media for like 6 years, very nice. and then I started my own journey of when I left my job in 2017, I thought I wanted to be a full-time YouTuber or Instagrammer. I wanted to create content, but as you leave your job ना, you want to do something. उस टाइम होता क्या है कि पैशन बहुत होता है, बट पैसा इतना होता नहीं है क्योंकि आपकी सेविंग्स 1-1.5 साल में खत्म हो जाती हैं. देन यू गेट अ रियलिटी चेक कि यार नहीं, अपने को थोड़ा सा एम्पावर होना है इन टर्म्स ऑफ हैविंग गुड अमाउंट ऑफ फंड्स, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन आसान नहीं है. यू नीड योर इक्विपमेंट्स, यू नीड टाइम टू ब्रेनस्टॉर्म, उसको टाइम देना होता है, इंसाइट्स आए, मेडिटेट करना है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं. सो यू हैव टू बी लाइक फाइनेंशियल, यू हैव टू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर दैट. तो वो करने में मुझे फिर लग गया अराउंड 4-5 साल. बट नाउ व्हेन आई थॉट कि यार अब टाइम है, दिस इज द हाई टाइम दैट आई शुड रिज्यूम इट, दोबारा शुरू करना चाहिए, तो मैंने किया इस तरह से. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा ये बताइए, अभी क्या हर्ट हुआ था, लाइक इफ आई कैन आस्क के व्हाट वाज दैट हर्ट के जिसकी वजह से यू पुश्ड कि नहीं यार ये किसी और के साथ नहीं हो जाना चाहिए, बस यू आर स्कैर्ड के किसी और के साथ नहीं होना चाहिए. व्हाट एक्चुअली ऐसा जरूरी नहीं होता. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको ऐसा क्या हर्ट हुआ जो आपने इस तरीके की हार्ट ब्रोकन कंटेंट क्रिएशन चालू किया. तो क्या है ना कि देखिए, जब आप एक समाज में रहते हो और आप एक अच्छे ऑब्जर्व होते हो फॉर्चुनेटली, तो आप अपने प्रॉब्लम से तो सीखते ही हो, एंड यू ऑल्सो हैव दैट सेंसिटिविटी कि आप और लोगों की प्रॉब्लम्स को भी फील कर पाते हो, पेन फील कर पाते हो. ट्रू. तो मेरे फैमिली फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारे केसेस ऐसे थे जहाँ पर लोग अपने रिलेशनशिप से सफ़र कर रहे थे, एंड दे वर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स. अब मैं बहुत स्पेसिफिकली तो उसमें नहीं जा सकता, बट जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं मॉडर्न डे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोग शादी को एक बड़े कमर्शियल इक्विपमेंट की तरह देख रहे हैं, जहाँ पे वो मेंटेनेंस, मैं ये नहीं कह रहा सब करते हैं, बट इन सम पॉइंट्स हमने देखा है जहाँ पे लड़कियां अपने ये जो लॉ स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे देश में, उसका गलत इस्तेमाल करके लड़कों की लाइफ बर्बाद कर देती हैं. और लड़कियों के साथ भी होता है, मैंने देखा है, जहाँ शादी.com जैसे प्लेटफॉर्म्स पे कुछ फ्रॉड लड़के होते हैं जो एक कोर्टशिप पीरियड के दौरान लड़कियों के साथ बहुत एक बॉन्ड बढ़ा के उसके बाद उनसे कुछ पैसे निकलवा के चले जाते हैं. तो वहाँ क्या होता है, ये तो एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे सेकेंडरी प्रॉब्लम है कि पैसे का लॉस हो गया. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आप उस पैसे को अपने इमोशंस में रैप करके किसी को देते हो ना, तो दैट इज द बिगेस्ट डैमेज यू फेस. ज्यादा डीप डैमेज हो जाता है. हाँ, तो ये जो मैंने प्रॉब्लम्स देखी आसपास, तो मैं डर भी गया था थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी तक आई एम नॉट मैरिड येट, एंड आपको जब लगता है ना कि कहीं ऐसा ना हो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो, तो मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था. व्हेन आई वाज आल्सो डेटिंग समवन और यू आर मीटिंग समवन, यू आर सीइंग समवन, एट दैट टाइम यू हैव दिस फोबिया इन योर माइंड कि यार मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, कहीं मेरे साथ ना हो जाए. तो आई थॉट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट डेटिंग, एंड टेल पीपल दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आप इमोशनली अवेयर करो लोगों को. इंडिया में हर तरीके का एकेडमिक एजुकेशन बहुत है, लेकिन समथिंग दैट वी आर लैकिंग विद इज इमोशनल एजुकेशन. ये बहुत ज्यादा जरूरी है. लोगों को इमोशन बैलेंस करना नहीं सिखाया जाता है, इमोशंस को टैकल करना नहीं सिखाया जाता है. एग्जैक्टली. ना स्कूल में है ना घर में तो यू कांट टॉक इमोशंस बेसिकली, क्योंकि इमोशंस की वैल्यू नहीं होती है घर के अंदर इन इंडियन सोसाइटी. हाँ, जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं ना मैम, देखिए होता क्या, जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं ना, तो उनको ये सिखाया जाता है कि वहाँ तुम सिर्फ पढ़ने जा रहे हो, वहाँ जो भी तुम्हें मिल रहा है, कोई भी मिल रहा है, वो सब you have to take them for granted. You are not going there to build relationships. और बच्चा जब घर में आता है ना, तो वो कभी ये बात कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सब सेंसलेस बात समझेंगे इसे, तो उसे कभी वो चीज वो घर में डिस्कस नहीं कर पाता है. बट वहाँ तो किसी से बॉन्ड बना रहा है ना, किसी से अट्रैक्ट हो रहा है, कोई उससे अट्रैक्ट हो रहा है. तो ये सब जो सारी चीजें अगर आप कुछ कंट्रीज में देखें, तो इसको मेन एजुकेशन करिकुलम में डाल भी दिया गया. इनफैक्ट इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने CBSE में डेटिंग और रिलेशनशिप को
रखा है कि 9th और 10th की क्लास में किसी में रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस चीज की नीड तो समझ में आ रही है सबको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी नाइस। तो आप जब पॉडकास्ट बनाते हैं तो आपका जैसे कि आप डेली वर्ड ऑन किस तरह से होना चाहिए, रोल पार्टनर्स के रोल क्या क्या होते हैं रिलेशनशिप के अंदर, किसी आपकी आवाज चली गई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आई कांट, ब्रेक हो रही है आवाज। अभी आ रही है? अब आ रही है। ओके। तो जैसे कि आप पॉडकास्ट में अपने बोलते हैं कि रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स का इक्वल वैल्यू होना चाहिए, इक्वल समझना चाहिए उनको। तो पॉडकास्ट बनाते हैं तो क्या आपके साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं जिनके पास एक्चुअली में ये प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल जुड़ते हैं, मैं वन ऑन वन काउंसलिंग भी करता हूँ। समहाउ इट हैपेंड, मतलब मैं इस पर्पज से नहीं आया था दैट आई एम गोइंग टू डू दिस, बट व्हेन पीपल नीड हेल्प एंड यू कैन हेल्प देम, व्हाई नॉट मीन, तो मैं वो करता हूँ एंड पीपल फील गुड आफ्टर दैट। आई एम सो फॉर्चुनेट टू यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ समवंस लाइफ, गुड चेंज, किसी की लाइफ में अच्छा चेंज आ रहा है जब आप उसका पार्ट बनते हो, तो दैट इज अ वेरी सेटिस्फैक्टरी थिंग फॉर यू। तो सबसे कॉमन केस बताइए, सबसे कॉमन अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप सबसे कॉमन क्या इशू है जो मेजोरिटी आपके पास आता है? टॉप 3 बताइए, टॉप 3 कॉमन इश्यूज क्या आते हैं? ओके, तो देखिए सबसे बड़ा केस ये आता है जहां पर लोग अपने इमोशंस के हाथों बहुत हैंडीकैप हो जाते हैं। एंड एग्जाम्पल मुझे है ना, जहां पर मुझे ऐसा लगता है, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप खुद सोचो, एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से सोचो कि यही प्रॉब्लम आपके दोस्त के साथ होती तो आप उसे क्या सलाह देते? हुई होगी जरूर, क्योंकि लोग बहुत बेसिक इश्यूज लेकर के आते हैं जहां पर वो कहते हैं कि मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया, है ना, अब वो फिर से मेरे पास आना चाह रहा है 2 साल बाद जब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अच्छा, तो क्या मुझे उसको अपनी जिंदगी में आने देना चाहिए या नहीं? तो मैं कहता हूँ ये तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका तो बच्चा भी आंसर कर देगा कि जब किसी ने आपको चीट किया है और आज आपके फाइनेंशियल स्टेटस बदलने के बाद दे आर अप्रोचिंग यू अगेन, तो ये तो सिंपल सी बात है, आप भी किसी को सलाह दोगे कि ना आए। तो यहाँ आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये नहीं है कि वो इंसान आए ना आए, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप किस तरीके से उस लॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड में आ पाओ जहां पर आप उस इंसान को, मतलब इतनी बड़ी जो वो एक गलती करने के बाद भी आपके पास आ रहा है, आप उससे दूर रह सको, आप उससे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो। इमोशनल ये तो डिस्कनेक्ट करना चाहिए। हाँ, ये तो पहला हो गया। दूसरा ये है कि लोग ब्रेकअप के बाद बहुत वक्त तक मतलब उससे मूव ऑन नहीं कर पाते। वो लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत करना है, उनसे कहता हूँ कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज से, हॉबी से रिप्लेस करो अपने उस सेट ऑफ थॉट को। लेकिन वो कहते हैं हम कुछ भी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे जब हम रात को सोने जाते हैं तो वो एक वैक्यूम हमारे अंदर रहता ही है। अब रात को मैं क्या ही एक्टिविटी करूं, एंड समहाउ इट इज आल्सो अ वेरी लॉजिकल पॉइंट। तो फिर मैं उनको ये कहता हूं कि आप अपना स्लीप साइकिल थोड़ा सुधारो, आप दिन में इस तरीके से अपना दिनचर्या करो कि आप रात को टाइम पे 9-10 बजे तक सो पाओ, जब तक आपके इर्द गिर्द लोग हैं, ताकि आप अकेलेपन में जगे हुए ना रहो। और थर्ड जो पॉइंट ये है वो ये है कि लोग एक तो मतलब यही है कि मतलब लोग मूव ऑन नहीं कर पाते, प्लस लोग ये कहते हैं कि हम जब रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं तो हम बहुत रिजिड होते हैं कि हाँ मुझे बहुत फर्म रहना है, मुझे ज़्यादा इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने हैं। बट जैसे ही सामने वाला बहुत ज़्यादा अफेक्शन के साथ उनकी तरफ आता है और बहुत ज़्यादा उनको प्यार दिखाता है, तो वो तुरंत 360 डिग्री उनका जो अप्रोच है वो चेंज हो जाता है। जहाँ पर वो बिल्कुल बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, नेक्स्ट मोमेंट वो बहुत ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हैं एंड ओवर थिंकिंग भी चालू हो जाती है, एवरीथिंग एक सैचुरेशन पॉइंट को क्रॉस कर जाता है। तो ये 3 सबसे बेसिक पॉइंट है जिसपे लोग सबसे ज्यादा कंसर्न है। और ये वाले इश्यूज नहीं आते कि भाई जब रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा था तब तो इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा हो रहा था, एंड सडनली आफ्टर अ मंथ और 2 इट इज ऑल गॉन? आता है, ये भी बहुत आता है। इसके बारे में अभी ये जो चीज होने लग गई है कुछ 2-2.5-3 साल से ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और इसमें मैं लोगों को यही कहता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, आप में है। अगर आप अभी मेरी लेटेस्ट वीडियो देखोगे, इसमें मैंने यही बोला था कि जब लोग आपके पास बहुत अफेक्शन के साथ आते हैं ना, इन अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेटिंग, यू शुड नॉट टेक देम दैट सीरियसली कि भाई ये बाकी जेन्युइन है। एट दैट टाइम यू हैव टू बी इवन मोर कॉन्शियस अबाउट दैट पर्सन। क्या जो इंसान आपको जज करने से पहले, आपको समझने से पहले ही इतना ज्यादा आप पे इमोशनली मतलब इतना इमोशनली अप्रोच कर रहा है आपको, तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है।
क्या इसकी इंटेंशंस क्या है उस चीज को लेकर। तो 6 महीने से 1 साल तक आपको अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा एक स्टेप बैक करना चाहिए, इमोशनली थोड़ा बैक फुट पे रहना चाहिए। ओके तो अच्छा, तो आप अपने रिलेशनशिप में आप क्या चीजें फॉलो करते हैं इफ यू आर इन वन? मैं अगर देखिए, अगर मैं कभी भी, सिर्फ मैंने ये सीखा है अपनी लाइफ में दैट आप या तो अगर किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हो, अगर वो आपका ब्लड रिलेशन है या ऐसा रिलेशनशिप है जिसने हमेशा आपका साथ दिया है, तो उसके साथ आप बहुत कैलकुलेटिव मत रहो लाइफ में। ओके उसके साथ आप ज्यादा कैलकुलेटिव मत रहो। यू हैव टू बी ए लिटिल एक एक्स्ट्रा माइल जाकर तो आपको उसके लिए करना चाहिए इतना क्या। लेकिन अगर आप एक नए रिलेशनशिप में आ रहे हो लाइफ में, जहाँ पे जैसे आप वही डेट कर रहे हो किसी को, एट दैट पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कम से कम 1-1.5 साल तो कम से कम डेटिंग में, या जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि सामने वाला आपको सोशली एक्नॉलेज कर रहा है या अपनी फैमिली से मिला रहा है, आप उसको जानते हो अच्छे तरह, टिल दैट टाइम वो आपके लिए अगर जितना चल रहा है ना, जितने स्टेप्स वो आपके लिए आगे आ रहा है, आप इतना करो कि उतने ही स्टेप्स आ गया उसके लिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप करोगे तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्योंकि जैसे कि आपने अभी कहा कि शुरू में बहुत सब कुछ अच्छा होता है, फिर बंदा घोस्ट करने लगता है। तो ऐसे में वो 3 कदम चल के आया, आप 5 कदम चल लिए और वो 3 से सीधा 0 पे चला गया, तो अब आप तो आ गए ना आगे, देयर इज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। तो ये प्रॉब्लम ये। तो ये जो आप इतना साउंड रिलेशनशिप एडवाइस देते हैं, सोचते हैं, तो इसमें आपके पेरेंट्स का क्या रोल है, मॉम एंड डैड का? आप मेरे पेरेंट्स का देखिए, आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट माय मदर पास्ड अवे इन 2019 अनफॉर्चुनेटली। माय फादर इज हियर, बट उनका ऐसा रहता है, दे आर प्रीटी मच okay with whatever I do because they trust me, and for a very long time I have been a very good person in my relationships, being a brother or a son. I have always discharged all my duties, so they totally trust me. And जब वो देखते हैं ना, अभी तो ये तो मेरी डिजिटल जर्नी है, वो वैसे भी देखते हैं that I have always been a very good listener to people. Okay. And वो देख क्योंकि मैं रिटेल में भी रहा हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं रिटेल में भी हूँ, they have seen people sitting with me, my customers, and telling them me all their secrets. तो वो कहते थे कि ऐसा क्या है, people can trust you easily, that's the vibe that you carry. Maybe I don't know why I have this kind of vibe that people very easily get opened up to me, and I respect that, and I truly believe अगर कोई इंसान आपके सामने अपनी जिंदगी के डार्केस्ट सीक्रेट्स रख रहा है ना, या बैठ करके आपसे बता रहा है, तो यू हैव टू बी, आप इतना तो आप में एक कर्टसी होनी चाहिए, एक वो आप में एक कैरेक्टर आपका ऐसा होना चाहिए कि आप हमेशा रिस्पेक्ट करो। ट्रू, वेरी ट्रू। तो आपने ऐसा सोचा है कि बिकॉज आप ऑलरेडी जर्नी में इस एक एक लेवल तक आ चुके हैं, तो आपने सोचा कि आपको इसके बारे में कोई और स्टडी है? सॉरी, आपने ऐसा कभी सोचा कि मुझे इस चीज के बारे में और ज्यादा स्टडी करनी है, सो दैट मैं ज्यादा अच्छे से हेल्प कर सकूं? ऐसा कभी आप सोचते हैं? बिल्कुल, मैं अभी उसी के लिए ही सोच रहा हूँ that I'm trying to, I'm looking for some post grad, something like that, so that I can, कि मैं academically sound हो जाऊँ इसको लेकर के थोड़ा सा, है ना, क्योंकि ये it came very naturally to me. तो मैं कभी क्लेम नहीं करता, I have seen people making false claims that they have got a certain degree, something like that, but I avoid that. मैं तो साफ बता देता हूँ कि भाई देखो, ये this is something like, जैसे संदीप महेश्वरी जी हैं, उनकी कोई academic knowledge नहीं है in terms of being a motivational speaker, but he's still one of the most known face in India right now. Very true. So I never feel ashamed, I never feel hesitated. ठीक है, this is something भगवान कभी-कभी माध्यम बनाता है, तो मैं तो अपने आप को जरिया समझता हूँ, और उसमें अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जितना अच्छा मैं और कर सकूँ। Very nice, very nice. तो अभी राइट नाउ यू आर डूइंग द ऑनलाइन, दिस इज द ऑनलाइन वर्क गोइंग ऑन। ऑनलाइन आप बहुत सारे पॉपुलेशन को टच कर रहे हैं, बहुत सारे मासेस तक पहुंच रहे हैं। व्हाट फर्दर I want people see my if you ask me my philosophical purpose, तो मेरा ये है कि जो जेंडर डिबेट्स चलते हैं ना, जो एक फेयर है लड़कों को लड़कियों का और लड़कियों को लड़कों का, कहीं ना कहीं जो एक स्टिफनेस है, जो एक डर बैठ गया है, एक होपलेसनेस है रिलेशनशिप्स को लेकर के, मैं चाहता हूँ वो ब्रिज एक बनाए हम लोग के, खत्म हो जो भी मिसकंसेप्शंस लड़कों के दिमाग में लड़कियों को लेकर के।
हम इस पे डिबेट्स बहुत करते हैं कभी, लेकिन एक हेल्दी डिस्कशन की तरफ मैंने किसी को भी बढ़ते हुए नहीं देखा। इवन व्हेन यू टॉक अबाउट ब्रांड्स आर टोटली वो इसका एक एडवांटेज ले रहे हैं ड्यू, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ पे एक टैगलाइन आती है, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। तो यू आर नॉट पासिंग अ स्टेटमेंट जो कि एक हेल्दी डिस्कशन को लीड करता है। आप एक भड़काऊ स्टेटमेंट दे रहे हो जहाँ पे आप लड़कियों को ये कह रहे हो कि जो भी लड़कों में खराबियां हैं उसको आपको पूरा राइट है कि आप उन खराबियों को अपनाओ, लेकिन आप ऐसा कमर्शियल कभी नहीं बनाते जहां पर लड़के कुछ अच्छा कर रहे हैं, लड़कियां वो चीज साथ में करती दिखाई दे रही हैं, या वाइस वर्सा है। इक्वालिटी एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो आई थिंक बहुत सालों से चल रहा है। होपफुली अभी थोड़ा सा ठीक हो रहा है, बट आई थिंक अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो देयर। आई थिंक पीपल डोंट हैव दैट मच पेशेंस, और लोगों में वो सहन शक्ति नहीं है कि लोग इस चीज पे बात कर पाए। आप देखो, आप अभी भी एक कोई वीडियो बनाओ या कुछ भी कहीं पे भी 4 लोगों में बात करो कि लड़कों के बारे में, जैसे ही आप कुछ लड़कों की अच्छी बात बोलने लगोगे तो लड़कियां भड़क जाएंगी, आप लड़कियों के बारे में कुछ अच्छा बोलने लगोगे तो लड़के भड़क जाएंगे। मतलब एक थोड़ा सा लोगों में एक पेशेंस, सुनना, एक एक्सेप्टेंस और अग्री टू डिसअग्री वाला जो एक अप्रोच है वो होना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा। आपको लगता है कि इसमें पेरेंटिंग का रोल प्ले है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हम टिप देना चाहें, अगर जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं इस चीज को, या अगर पेरेंट्स तक ये पहुंचेगा, तो आप क्या बोलना चाहोगे कि क्या ऐसा पेरेंटिंग में चेंज हो सकता है कि जिससे हेल्दियर पॉपुलेशन क्रिएट हो सके, हेल्दियर पेरेंट्स सोसाइटी? को अपनी, मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स को अपनी जवानी का फेस कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है? अच्छा। मैं मानता हूँ टाइम जोन अलग रहा होगा, बट वो प्रॉब्लम्स जो यूथ की है ना, वो 40 to 50% वही रही होंगी जो आज बच्चों की हैं। ओके। पेरेंट्स जब पेरेंट्स बनते हैं तो सिर्फ पेरेंट्स बन जाते हैं, एक ईगो भी आ जाता है कि मैं हम बड़े हैं, है ना? और उनको कहीं ना कहीं अगर वो सुनना भी चाहते हैं तो एक चीज और उनको ऐसा लगता है कि अगर बच्चों की सुन लेंगे तो फिर बच्चे हमें जिंदगी भर सुनाते ही रहेंगे। तो अच्छा, ये तो वो जो चाहते हैं। हाँ, तो एक थोड़ा सा ये रिस्क तो पेरेंट्स को लेना पड़ेगा, जहाँ उन पेरेंट्स को आज की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी समझनी पड़ेंगी बच्चों की, उनको खुद स्टडी करना पड़ेगा, है ना? अगर जो भी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, पेरेंट्स शुड गिव देयर टाइम टू अंडरस्टैंड दैट टेक्नोलॉजी। आज जिस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, बड़ी आसानी से कर लिया जाता है। अगर बच्चे आके एक एज अ सोसाइटी भी मैं कह रहा हूँ, अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है, फॉर एग्जाम्पल ये रेप केसेस हैं, या लड़के को एक झूठे केस में फंसा करके ब्लैकमेल किया जाता है, कैसे ब्लैकमेल किया जाता है? यही तो ब्लैकमेल किया जाता है ना, तेरे रिश्तेदारों बता देंगे। ट्रू ट्रू ट्रू। को ही क्यों एक क्रिमिनल की तरह फील कराते हो? बेसिकली बच्चों में और पेरेंट्स में बहुत बड़ा गैप है, जो फुल करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एज अ सोसाइटी में मैं कहूंगा पेरेंट्स, आपके नेबरहुड में, आपके रिलेशन, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि एक सवाल को इंडिया में बैन कर देना चाहिए कि शादी कब कर रहे हो। हाँ। I have seen people skipping their family functions, not going, attending their family functions just because this particular question वो इतना अनकंफर्टेबल कर देता है क्वेश्चन, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा डिफेंसिव जवाब दो तो लोग आपको कहते हैं कि अरे अरे हमने तो ऐसे कुछ नहीं पूछा, तुम इतना ज्यादा क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? और अगर आप उनको कुछ वैसा रूड करके जवाब दे दो, मतलब दे डोंट लीव एनी काइंड ऑफ स्पेस आपके लिए कि जहां आप इस बात को क्वेश्चन भी कर पाओ। दिस क्वेश्चन इज मेंट टू मेक यू अनकंफर्टेबल। वो अपना बिजनेस माइंड नहीं करना चाहते, वो बाकी सबके अंदर सबके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सोसाइटी और पेरेंट्स का रोल तो है, दे शुड इवॉल्व विद टाइम, आई गेस। वेरी नाइस। तो आई थिंक मेरी जो क्यूरियोसिटी है वो काफी हद तक अच्छी फील हो रही है, क्यूरियोसिटी को सेटिस्फैक्शन मिल रही है मेरे। एंड वन मोर थिंग, सो अगर अभी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जो भी व्यूअर्स इसको देखेंगे या जो भी पढ़ेंगे इस चीज को या कहीं पे भी उनके अप्रोच में आएगा, तो एज अ रिलेशनशिप कोच आप उनको क्या बोलना चाहोगे कि उनको नॉट के डू डोंट्स क्या होते हैं, बट एक अंडरस्टैंडिंग मैनर में आप उनको क्या बोलना चाहोगे कि रिलेशनशिप को किस तरह से लेना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप को आपको जिस तरह से आप
किसी भी चीज में डील करते हो ना, जैसे आप कुछ खरीदने जा रहे हो, तो आप हमेशा देखते हो कि आपके लिए अच्छा है नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप तो ये है कि आप ये देखिए, आप मान लीजिए एक कोई इंसान, अब जब आप कपड़े लेने जाते हो तो ऐसे थोड़ी देखते हो कि भाई एक 6 फुट के इंसान पे जो अच्छा लग रहा है वही आप ले लेते हो। आप ये देखते हो कि आपकी कदकाठी पे, आपके स्ट्रक्चर पे, आपके रंग रूप पे क्या अच्छा लगेगा। बेसिकली कंपैटिबिलिटी है, कंपैटिबिलिटी यही है रिलेशनशिप में। अब हो क्या रहा है ना, रिलेशनशिप में लोग ऐसे नहीं देखते। कंपैटिबिलिटी इज दिस, people are seeking this, if people are this, they are seeking this। तो ये नहीं देखना है आपको। जब भी आप ट्रॉफी वाइफ चाहोगे अपनी लाइफ में, जब भी आप एक ऐसा हस्बैंड चाहोगे जिसको आप पार्टी में लेके जाओ तो 10 लोग वाहवाही करें, है ना, जब तक आपका रिलेशनशिप का पर्पस ये रहेगा, तब तक आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकते। आपको सोशल एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी 2 महीने की, आप जिस भी पार्टी में जाओगे आप लोग वाहवाही करेंगे, बट व्हेन यू विल कम बैक टू योर होम यू विल फील इनकम्प्लीट। तो हमेशा अपने बराबरी देखें, क्योंकि जहां पर बराबरी होती है ना, वहां पर रिलेशनशिप पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जब आप अपनी बराबरी इन द सेंस आपके माइंडसेट बराबर हो, है ना, आपका वॉक ऑफ लाइफ एक जैसा हो, आप दोनों की पेरेंटिंग एक तरीके से हुई हो, तो आपको एक दूसरे को समझने में बहुत आसानी होती है, रिश्ते बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो ये मेरी सबसे, अगर आप ये कर लोगे आपका रिश्ता कभी सफर नहीं करेगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो भी रिलेशनशिप में सिर्फ नहीं बनाना है, आपको इक्वल बन। अटक गई है बीच में, आपकी वीडियो मैं भी बोल चली, बफर हो रही थी। अभी आई क्लियर आ लॉस्ट यू रही एट है? दैट पॉइंट। यस यस यस। मैं ये बोल रही हूँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक रिलेशनशिप में जब दो लोग आते हैं तो उनको डोमिनेंट नहीं होना चाहिए कि मैं डोमिनेंट हूँ, एक सबमिसिव मुझे रखना है, हमको एक्चुअली में इक्वली चलना है, तभी हमारा रिलेशनशिप सफल रहेगा। People are actually looking for someone who can easily dominate them। I'm telling you, they don't think about that much। मतलब मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरह से होता है। एक कई बार लड़के ऐसी वाइफ चुनते हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो ताकि उसको डोमिनेट कर सके। ओके। और लड़कियां ऐसा हस्बैंड चाहती हैं जो वो अपनी फ्रेंड सर्कल में जाएं तो लगे कि हाँ यार क्या लड़का चुना है तूने, है ना, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो बेसिकली या तो सबको इधर देख रहे हैं या ऊपर देख रहे हैं, कोई बराबरी नहीं देख रहा। ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम की सबसे बड़ी होता है, क्योंकि वेवलेंथ एक नहीं है ना। जो आईएएस है वो एक कॉर्पोरेट जॉब करती हुई लड़की का माइंडसेट नहीं पढ़ सकता। दोनों की लाइफस्टाइल अलग है, दोनों का अप्रोच लाइफ की तरफ अलग है, तो वो कभी साथ में खुश नहीं रह सकते। कहते हैं ना, 2 पागलों को साथ आप इकट्ठा कर दो और एक गड्ढा खोदने को बोलो, खोद देंगे बहुत अच्छे से, लेकिन एक पागल और समझदार को एक साथ रखोगे ना तो वो उस काम को नहीं कर पाएंगे सब। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी में, उसी कैटेगरी के लोगों के एग्जैक्टली, चुनो। ट्रू, सो ट्रू, कैटेगरी चूज द सेम कैटेगरी। एग्जैक्टली। ओके, चलिए मोहित जी, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आप मैम, चाहें तो प्लीज फील फ्री टू शेयर, अगर आपके कोई भी व्यूज है जो आप शेयर करना चाहते हैं। मैं बस जाते जाते एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप ग्रेटफुल रहिए हर उस इंसान के जो आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है। हम जनरली अच्छाई को बहुत अंडर रेट करते हैं। जो इंसान एक कॉल में, एक रिंग में आपका कॉल उठा ले, जो आपके दुख में एकदम से शामिल हो जाए ना, हम लोग उसको बहुत अंडर रेट करते हैं। हमेशा हमारा क्राइटेरिया यही रहता है कि अच्छा जो 10 लोगों के बीच में एक्नॉलेज्ड है, वैलिडेटेड है, हम हमेशा उसके पीछे भागते हैं, उसे अपने नजदीक रखना चाहते हैं, उसे नहीं रखना चाहते जो शायद सोशली इतना एक्नॉलेज नहीं है, लेकिन आपके लिए हमेशा अच्छा सोच, अच्छाई की कदर करनी चाहिए। बस इन शॉर्ट यही है बस। ओके, वेरी नाइस। ग्रैटिट्यूड मस्ट, ग्रैटिट्यूड आई थिंक एग्जैक्टली, इज थिंग्स इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। चलिए, आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस टॉक। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके ख्याल बहुत अच्छे हैं। कंटिन्यू अच्छे ख्याल आपकी लाइफ में। आई होप के मिलियंस एंड मिलियंस लोगों तक आप पहुंच सके, और जितने ज्यादा की हेल्प कर सके उतना ज्यादा अच्छा है। रिलेशनशिप की वजह से ही ह्यूमन है, बिना रिलेशनशिप के ह्यूमन एंड एनिमल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, सो ट्रू। रिलेशनशिप है सोशल इंटरेक्शन, इंसान ही कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते, यही एक डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, Thank you so much डेफिनेटली। for the wonderful job. All the best. And थैंक्स टू यू टू मैम, we'll, थैंक यू सो मच। we'll keep talking on mental health whenever possible. डेफिनेटली, फॉर श्योर, मैं फॉर श्योर, ऑलवेज ऑलवेज। देती रहूंगी रिलेशनशिप के ऊपर, और जितने लोगों तक पहुंचा सकेंगे उतने लोगों तक पहुंचाएंगे।
Definitely, Thank definitely, definitely. you so much. Thank you Please so say much, ma'am. Thank you so much for having me. thank Thank you.